से मिला था करीब समझ लो आज इस बात को हो गया होगा 1 साल हो गया होगा। 500 खिलाने के चक्कर में आपने जो टारगेट लिया तो जो 100 को खिलाया जा सकता था, जो 50 को खिलाया जा सकता वो भी रह गया। समाज सेवा, सर्विस, ये सब लोग आई थिंक करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको सब लोग को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने में, किसान को आगे बढ़ाने में, लोग को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स एसके पॉडकास्ट। आपको हमारा पॉडकास्ट में स्वागत है। तो चलिए, आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो काफ़ी सारा एनजीओ में काम करते हैं, उनके खुद के एनजीओ हैं, किसान को हेल्प करते हैं और काफ़ी सारा सेवा भाव में अपना संसार को, अपने समाज को आगे, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। चलिए हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, बहुत बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है बड़ा। ओके, सो लाइक आप हमें तो लाइक हम पहले से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन लास्ट इवेंट में हमने कनेक्ट किया। ओके, और लाइक आप आए थे हमारे ट्रेनिंग के दौरान। ओके, तो उस टाइम और अभी कितना ज़्यादा फर्क लग रहा है लाइक हमें जानने में, हमारे चीज़ों को जानने में? जैसे मैं आपसे मिला था करीब समझ लो आज इस बात को हो गया होगा 1 साल हो गया होगा। 1 साल पहले जो मिला और मैं बड़ा हैरान हूँ कि 1 साल पहले मैंने जो एक डेवलपमेंट देखा था, आपका जो एक कॉन्फिडेंस या आपकी जो एक डिसिप्लिन जो देख रहा था मैं इस काम का, उसमें एक बहुत अच्छा, एक बड़ा पॉजिटिव सा चेंज मैं देख रहा हूँ कि भी एक जैसे एक एंटरप्रेन्योर को एक अपनी जर्नी करनी चाहिए। एक्चुअली में आपकी जर्नी उस तरीके से चल रही है, मैं इसको देख के बड़ा खुश हूँ। थैंक यू। ओके सर, सो आप काफ़ी सारे इवेंट्स में जाते हैं। ओके, तो क्या क्या आप किस किस तरह के लोगों से आप मिलते हैं और वो लोगों का लाइक अलग अलग, जैसे एक इवेंट में काफ़ी सारी नेटवर्किंग होती है, तो वहाँ से लाइक क्या क्या सीखने को मिलता है और लोगों को वहाँ पे नेटवर्किंग से क्या क्या फ़ायदा जनरली मतलब होता क्या है? देखिए, आज की डेट में अगर कलकत्ते की बात करें तो कलकत्ते में बहुत अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर किसी तरीके का कुछ प्रमोशन हो रहा है, जहाँ पर किसी तरीके का कोई सोशल कॉज पे कुछ हो रहा है। तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है वो भी, उसके भी अलग अलग एक ऑब्जेक्टिव्स हैं इवेंट को कराने के, तो उसमें ऑडियंस भी चेंज हो जाती है। अब मुद्दा ये है कि आज जैसे हम जाते हैं तो हमारे के पास अपनी एक स्टोरी है। हमने एक 25 साल का मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर है, तो उस 25 साल के प्रोफेशनल कैरियर में एक बहुत सारे उतार चढ़ाव भरा एक फिल्म स्टोरी है। तो उसके साथ में जो सोशल वर्किंग के काम हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि आज इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाना और उसमें हर तरीके के इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी सोशल काम भी कर रहे हो या आपका कोई भी किसी तरीके का किसी भी, मैं ये इसको एक अपॉर्चुनिटी भी ले लेता हूँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी ये बताने के लिए कि अगर इस तरह के कोई इवेंट में आपको जाने को मिल रहा है तो आप अपने पास जो है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट है कि भी हाँ जी मैंने जो देख लिया, जो दुनिया को मैंने जान लिया, जो पहचान लिया वो कंप्लीट है, बस इसके आगे कुछ पहचानना नहीं है, इसके आगे कुछ जानना नहीं है। तो आप इस तरह के कोई इवेंट में अगर जाते हो तो सामने वाले के पास भी उतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, उतना ही इंटरेस्टिंग उसके पास एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, उतना ही इंटरेस्टिंग उसके पास एक कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो आपके पास नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं जब मैं जाता हूँ तो मैं जो सोशल काम करता हूँ तो पता लगता है कि मैं एक ये सोशल काम कर रहा हूँ और कोई एक दूसरा इंसान कोई एक और दूसरा सोशल काम कर रहा है। तो लगता है कि हाँ वो भी तो कितना ज़रूरी काम है, उसको भी समझ में आता है कि अच्छा आपका सोशल काम, तो दोनों के एक सिनर्जीज होती हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस में एक। और उसके बाद कई बार ऐसा भी हो चुका है कि हम लोग कोई 2 इंसान से, मैं किसी से मिला और वो एक कोई पर्टिकुलर काम मैं कर रहा था और उस काम को हमने बड़े रूप में कर लिया। तो ये एक मतलब थॉट की नेटवर्किंग बोलेंगे आप,
हम जो नेटवर्किंग, कई बार इस बात को समझ लेते हैं कि नेटवर्किंग मतलब किसी से कोई काम मिल जाना है, किसी से कोई काम ले लेना है, किसी से कुछ वो हो जाना है। नहीं, कभी कभी क्या है, थॉट प्रोसेस की नेटवर्किंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को पहचानना, उस इंसान को जानना भी बहुत ज़रूरी है। शायद उसकी जानकारी, शायद उसकी सोच, उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे कि आप भी शायद उस तरह का कुछ एक बड़ा शायद कुछ ऑब्जेक्टिव लेके कुछ आगे बढ़ चलो आगे। तो इस तरह से ये है। लेकिन अभी जितने सारे यंगस्टर हैं उनको लगता है कि हमें नेटवर्किंग करने जाना चाहिए या फिर इवेंट में जाए तो कुछ फ़ायदे के लिए ही जाए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि नहीं, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को वहाँ पे क्या होगा अगर हम जाएंगे तो इसका क्या एक आंसर हो सकता है बेटर वे में? देखिए, मैं यंगस्टर्स को, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि यंगस्टर्स के लिए मैं काफ़ी मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ। हर जगह मेरे काफ़ी एक रहता है कि मैं उनको किस तरह से गाइड कर सकूँ। तो आज यंगस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज सब यंगस्टर्स के पास ना उनको एक भूल भ्रांति आ गई है, कहाँ से आई है पता नहीं, कि हमें बहुत सारी बातचीत करनी है। हमें ना जहाँ पर भी बैठना है वहाँ बस बातचीत करनी है, वहाँ हमारे पास कुछ बातचीत करने को होना चाहिए। मुद्दा ये है कि आज अगर आप कहीं पे भी गए हैं तो पहली बात तो अगर आप इनवाइटेड हैं तो जाएं, इनवाइटेड नहीं हैं तो आप अपने आप को उतना बड़ा बनाएं कि आपको इनवाइट मिले। आप उसको बैठ जाएं इस थॉट को लेकर। ये यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ कि अरे मुझे क्यों नहीं इनवाइट मिला। तो मुद्दा ये है कि आज आपकी तो जर्नी चालू हुई है। आपकी अगर जर्नी चालू हुई है, इसी जर्नी में आपने अगर सभी अचीव कर लेना है, आपको सभी कुछ मिल जाना, तो कल आपने क्या करना है? आपने क्या रिटायर हो जाना है 25 साल की उम्र में? आपने कोई 25 साल की उम्र में रिटायर नहीं होना है। जो आप बोल रहे हो मुझे बस 23-24 साल की उम्र में मुझे सब कुछ मिल जाए, मतलब मैं हर जगह दिखूं, हर जगह मेरा सब कुछ हो जाए, तो फिर अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पेड़ भी जो है वो टाइम लेते हैं। बड़े होके वो फिर 30, 40, 50 साल, कुछ पेड़ तो 400 साल तक फल देते हैं। इस तरह के भी पेड़ हैं। तो कुछ लेगेसीज ऐसी होती हैं कि 400 साल हम याद रखते हैं। आज ऐसे आर्टिस्ट आए हैं, कुछ ऐसे लेखक आए हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन आए हैं जो 200-200 साल हम उनको याद करके बैठे। तो आज यंगस्टर्स को मेरा कहना ये कि कहीं भी अगर आप जाएं तो आप ऑब्जर्व करें, साइलेंस को यूज़ करें। आजकल का बच्चा सबसे बड़ा एक उस प्रॉब्लम में है कि मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करिए, साइलेंस में रहिए। साइलेंस अगर ऑकवर्ड बन रही है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी जो है अभी भी सही से बिल्ड नहीं हुई है। आप साइलेंट होकर भी आप नर्वस हो, आपको लग रहा है नहीं मेरे को शायद कोई देख रहा है। अगर आपको देख रहा है तो आज हम अपनी फिजिकलिटी को, हम अगर अपने चेहरे के फीचर्स को, हमारे हाथ के फीचर्स को दिखाने से हम डर क्यों रहे हैं? दूसरे के फीचर्स को, दूसरे की हंसी को, दूसरे के भाव भंगिमा को, चेहरे को देखने से हम परेशान क्यों हैं? हम हर वक्त हम आँख में देखें, बात करें और कान से सुने, बस हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। नो, एक ऑब्जर्वेशन पूरी बॉडी का होता है। वो कैसे बैठा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो किस तरीके से किससे मिल रहा है, वो कितनी वार्म से मिल रहा है। आपको देख के मैं आज तक सीखते आया हूँ कि मेरे को कल तक लगता था कि मैं कल एक जगह में मैं गया था, मेरे को लगा कि मैं किसी से भी मिलता हूँ मैं बड़ा वार्म मिलता हूँ। मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि अरे जसमीत, आप जब भी हाथ मिलाते हैं तो आपका हैंडशेक बहुत प्यारा होता है, बहुत फर्म होता है। लेकिन कल मैंने किसी से मिला, उसने मुझे इतना प्यारा हग दिया, एक मैं उसके साथ गले मिल रहा था और वो एक लग रहा था कितना सुकूनदायक है ये हग। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करके ही आएंगी, ये बातचीत करके नहीं आएंगी। तो यंगस्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये स्किल्स लाना कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, साइलेंट रहना भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। ये बात उसको समझनी पड़ेगी। ये जब तक वो नहीं समझेगा, बोलचाल करके वो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो मेरा सोच इन यंगस्टर्स को यही है कि वो इस बात पे जरूर ध्यान दें, अपनी साइलेंस पे बहुत काम करें। और ये अच्छा स्किल है साइलेंस, जो आज की डेट में है ही नहीं लोगों में।
एकदम। ये बहुत बेहतर स्किल है जिसके ऊपर लोग काम नहीं कर रहे या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। बस मतलब उस पर या देखिए ये भी हो सकता है कि आज की डेट में क्या है कि शायद इन बच्चों को किसी ने बताया ही नहीं है। मतलब आज जो कि भी आपको मतलब खुद भी साइलेंट रहना है और किसी साइलेंट इंसान को भी आपको ऑब्जर्व करके समझना है। अगर कोई बंदा बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि हाय सर, तो आप जब तक वो हाय सर वाली बात होगी तभी जाके कम्युनिकेशन होगा। आपके पास शायद उनको देखते हुए आपके पास कुछ बहुत सारी बातें आ जाएंगी जो उनके बारे में बात करके भी नहीं निकलेंगी, जो आपके किसी काम आएंगी। कि मैंने देखा था सर, आपने उस दिन ना एक ऐसा मैं वहाँ बैठे थे, आप वहाँ बैठे थे, तो एक ऐसा मैंने देखा था। तो वो सामने वाला इंसान भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेगा कि अच्छा मेरी साइलेंस को किसी ने समझने की कोशिश की है, तो ओके ये बंदा भी क्या है, मन से और दिमाग वाला बंदा है। ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे शब्दों के साथ बात करते हैं, अगर अच्छे वर्ड्स के साथ बात करते हैं, अच्छी वोकैबुलरीज के साथ बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इंटेलिजेंट बना दे, ज़रूरी नहीं वो आपको अच्छे सोच विचार का बंदा बना दे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी साइलेंस में किया हुआ काम, आपका वो सारे फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस, आपकी जो भी है वो सारा कुछ आप उसमें, मतलब वो साइलेंटली को ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो वो ओरिजिनल इंसान बाहर आ जाएगा उसमें। तो ये यंगस्टर्स को बहुत सीखना चाहिए और अपने अंदर भी अगर उनके अंदर किसी तरीके का कोई फरेब है, किसी तरीके का ड्यूअल पर्सनैलिटी है, तो उस पर काम करें। अगर कोई अच्छा बंदा होगा वो ऑब्जर्व करके निकाल लेगा कि ये नाटक है कि ये सच्चाई है, तो वो भी निकाल लेगा। तो अपनी ड्यूअलिटी को कई बार फेकनेस को उस पर भी काम करना पड़ेगा कि मैं, अगर मुझे बोला जा रहा है साइलेंट रहने के लिए, तो क्या मैं फेक करके, नो, फेक नहीं करना है। दुनिया कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप किसी को ऑब्जर्व करना सीख रहे हो तो किसी और को भी तो आता है आपको ऑब्जर्व करना। तो फिर आप सोचोगे कि मैं तो ठीक है, मैंने ना कुछ अच्छे कुछ कर रहा हूँ तो ऑब्जर्व में मैं अच्छा ही दिखूंगा। नो, अगर वो फेक है तो वो फिर फेक ही दिखेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा। जैसे आपके फरेब के शब्द पकड़ में आ जाते हैं, आपके रॉन्ग वर्ड्स पकड़ में आ जाते हैं, उस तरीके से ये भी पकड़ में आ जाएगा। तो ये भी यंगस्टर्स को इस पे भी सोचना होगा और काम करना होगा, इस पे काम करना होगा। राइट। काफ़ी सारे चीज़ें लाइक ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी सारे यंगस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो सोशल मीडिया में ही टाइम अपना दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं वो उनका अपना चल रहा है, और ये सारे चीज़ जो सीखना चाहिए उस पर कम ध्यान दे रहे हैं लोग। भाई सोशल मीडिया में देखो ऐसा है कि आज की डेट में हम जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कोई शायद लिख देता है कि मैं ये प्रैंक कर रहा हूँ और कोई नहीं लिखता है। हाँ, साइड में कॉर्नर में लिख देता है। जैसे आप देखोगे हमारे पास एक कोई पॉलिसी आती है, कोई कागज़ आता है जिसमें लिखा होता है कि फाइन पॉइंट्स में डिटेल्स लिखी है, या रूल्स एंड रेगुलेशन फाइन पॉइंट्स में लिखे हैं। तो उसमें लिखा होता है कि ये कागज़ क्या है, ये कागज़ लीगल बाइंडिंग है कि ये कागज़ खाली इंफॉर्मेटिव है कि ये कागज़ एक स्क्रिप्ट है, ये क्या है, वो नीचे फाइनर पॉइंट्स में लिखा होता है। तो हर वक्त तो हम उस फाइनर पॉइंट को पढ़ते नहीं हैं कि सेक्शन बी के अंडर में, सी के अंडर में क्या लिखा है, हम तो पढ़ते नहीं हैं। हम बोलते हैं हाँ भी ठीक है, मेन चीज़ देख लिया ना, हम वो फाइनर पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसमें कि वो उस कागज़ के बारे में लिखा होता है। उसी तरीके से जब हम सोशल मीडिया में कुछ देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया का वो जो चल रहा है सामने, जिससे हम सबकॉन्शियसली इंस्पायर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबकॉन्शियसली कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या सबकॉन्शियसली किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जानते हो आज मैंने ना एक ऐसा वीडियो देखा था, उसमें ना एक बंदा ऐसा कर रहा था, वो एक जानते हो वो वहाँ पर, लेकिन वो जो सामने वाला वो प्रैंक था कि वो एक नाटक था कि वो एक सच्ची घटना थी, आपको कहाँ से मालूम? आपने तो उसको चेक नहीं किया, तो चेक नहीं किया और आप उससे इंस्पायर हो गए। इंस्पायर होके आपने उस बात को किसी को डिस्कस कर दिया या खुद ही इंस्पायर हो गए। वो अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो फिर तो आपने प्रैंक से इंस्पिरेशन ले लिया, आपने प्रैंक से इंस्पिरेशन लिया। आप बोलो अरे मैंने तो देखा था, मैंने तो ऐसा किया, उसको तो किसी ने कुछ बोला नहीं, मुझे क्यों बोल दिया? भाई वो तो नीचे लिख दिया कहीं कोने में, अब आपने तो पढ़ा नहीं उसको, आपने पढ़ा नहीं। तो सोशल मीडिया आज की डेट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भी आप सोशल मीडिया गलत है या सोशल मीडिया सही है। सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया जैसे एक समाज है,
जैसे एक न्यूज़पेपर आता है, पहले सोशल मीडिया जब नहीं था तो न्यूज़पेपर आते थे, न्यूज़ आती थी। उसी तरीके से ये एक अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये कोई एक मतलब एक कुछ ऐसा दैत्य या राक्षस या डेमन नहीं आ गया है। ये अपग्रेडेशन एवोल्यूशन ऑफ हमारी ह्यूमैनिटी का जो हर चीज़ का एवोल्यूशन हुआ है, उसी तरीके का ये एक एवोल्यूशन हुआ है। पहले हम प्रिंट मीडिया में थे, हम पहले फिजिकल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते थे, अब हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। पहले भी न्यूज़पेपर में हर ऐड जो छपा होता था वो सही नहीं होता था। उसी तरीके से सोशल मीडिया में दिखाई गई हर चीज़ अच्छी है, सच्ची है, अच्छी है और सच्ची है जरूरी नहीं है। हाँ, प्रिंट मीडिया का एक स्कोप होता था, एक न्यूज़पेपर 32 पन्ने का, 35 पन्ने का, 30 पन्ने का ही छप सकता है। सोशल मीडिया का कोई बैंडविड्थ नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। वो कहाँ तक, जिधर तक उसमें आप भर सकते हो। तो उसका स्कोप नो डाउट मोर डेंजरस देन अ प्रिंट मीडिया का जो हमारा इंफॉर्मेशन देने का जो तरीका था, उससे नो डाउट ज़्यादा है। तो यंगस्टर्स को आज की डेट में वही आ गया कि अगर उसने ऑब्जर्व करके कोई ओपिनियन बनाया है, सोशल मीडिया आपको एक ओपिनियन दे रहा है, आपने ले लिया, अरे वो तो बोल रहा था मैंने ओपिनियन ले लिया, भाई हाँ ले लिया। लेकिन अगर आपने कोई ओपिनियन ऑब्जर्व करके बनाया है तो आपको मालूम है कि 100 में से 99% मैं ओके सेफ हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करके बनाया है। राइट। अगर ऑब्जर्व, तो इसीलिए वो जो पहली बात हम बोल रहे थे कि ऑब्जर्वेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया में भी आप कुछ देख रहे हो, ये यंगस्टर्स कुछ देख रहे हैं, तो वो उस तरीके के 10 वीडियो को देखे पहले, फिर 10 वीडियो को देख कर ऑब्जर्व करके फिर एक ओपिनियन बनाए। तो 99% वो सेफ्टी में रहेगा। 1% हादसा, एक्सेप्शनल केसेस हो ही सकते हैं। 10 के 10 वीडियो शायद ऐसा कुछ देख लिया उसने, वो बोले कि आपने तो बोला था सर 10 वीडियो देखने के लिए, हमने तो 10 वीडियो देख लिया, 10 वीडियो में तो देखिए फिर हो गया। हो ही सकता है, हो ही सकता है, हो सकता है। तो वो 10 की जगह फिर 15 देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज की, जैसे मैंने बताया कि प्रिंट मीडिया में एक बाउंड्री होती है, सोशल मीडिया में बाउंड्री नहीं होती है। तो एग्जाम्पल्स में भी यहाँ पर 100 में से शायद 85 गलत हो, और आप वो 85 ही शायद में भी, अगर आपकी किस्मत खराब है तो वो 85 ही आप रेगुलर देखते आए हो, वो 15 आपने देखे ही नहीं, दूसरे ओपिनियन में। लेकिन यहाँ पे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो देखने चाहिए, अगर वो कोई भी सेम कॉन्सेप्ट का देख रहा है तो, ताकि तब वो समझ में आएगा। मतलब एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या फिर गलत जा रहा हूँ, राइट। कि एटलीस्ट वो एक तरफा न रहे कि यार मैंने तो सारे मतलब ऐसे जा रहा था, वो देखा, उसके ऊपर में एक ओपिनियन निकाला और ये सही मान लिया। उससे बना कि हम 4-5 वीडियो और देखें, 10 देखें, तब जाकर एक अच्छा कॉन्सेप्ट में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एकदम एकदम एकदम। कुछ भी, आज अगर एक न्यूज़ भी हो, मैं कहता हूँ सबको कि आज अगर आपने अचानक कोई न्यूज़ देखी है, तो मैं कहता हूँ उस न्यूज़ को भी, क्योंकि देखिए आज क्या वो जो न्यूज़ देने वाला है उसको भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी तो इस टेक्नोलॉजी के तहत आ रही है। अब जो उसको दे रहा है, सप्लाई चेन जो उसकी है, वो जो सप्लाई चेन वाला है वहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, वहाँ कोई एरर नहीं है। कैसे मालूम? तो अल्टीमेटली तो आप, ये जो यंगस्टर है, ये इसका पूरा एक आने वाला टाइम जो है, आने वाली जो ज़िंदगी है, वो शायद उस एक ओपिनियन के साथ बदल सकता है। वो शायद पूरा का पूरा 360 डिग्री उसके अंदर चेंज आ सकता है। तो अगर उससे उसको इंस्पायर होना है या इन्फ्लुएंस होना है, मैं फिर से कह रहा हूँ इन सारे यंगस्टर्स को, अगर आपको किसी भी चीज़ से इंस्पायर होना है या इन्फ्लुएंस होना है, तो आप उस चीज़ को जरा अलग अलग सेगमेंट से देखो। एक ही न्यूज़ को अगर किसी ने बोला है तो 4 बंदे से वो न्यूज़ को, 4 जहाँ वो न्यूज़ चल रही है उनको सुनो। उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चेंजेस हैं, तो उसने क्यों नहीं बोला ये बात, ये बात फिर उसने क्यों नहीं बोली। हो सकता है कि ये बंदा अपनी तरफ से ले आया ये बात, लेकिन अगर एक कोई तीसरा बंदा, टोटली एक अलग बंदा भी वो शायद कोई कॉमन पॉइंट्स बोल रहा है, तो आपको ये दिमाग में जरूर आ जाएगा कि वो जो बंदा बोल रहा था, जिससे मैं इन्फ्लुएंस होना चाह रहा था, जिससे मैं इंस्पायर होना चाह रहा था, उसने कोई एक ऐसी बात को छुपाया है,
जो बात को दूसरा बंदा बोल रहा है तो एटलीस्ट उसका दिमाग अलर्ट होगा, वो उसकी भी ना माने, वो उसकी भी ना माने, किसी की ना माने, लेकिन दिमाग तो ये क्लियर हो गया कि ये जो पांचों बंदे बोल रहे हैं मे भी शायद न्यूज़ ऐसी नहीं है, न्यूज़ शायद कुछ और ही है जो ये पांचों नहीं बोल रहे। तो दिस विल हेल्प ऑल द यंगस्टर्स, बिकॉज सोशल मीडिया के ज़माने में हम हैं, यहाँ सब कुछ फास्ट है, टाइम नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा फेल हो गया, कोई बंदा गिर गया, तो फिर वो गिर गया, उसको पकड़ने वाले मतलब नहीं है। ये यंगस्टर्स को समझ लेना पड़ेगा कि मेरा हैंड होल्डिंग नहीं होना है, और लगेगी चोट तो बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से लगेगी चोट, पूरा कैरियर उसका दाव में आ जाएगा। राइट। अच्छा, लाइक मैं थोड़ा सा आपके कल्चर में जाता हूँ, राइट। सोशल सर्विस का जो ये है, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, सोशल सर्विस के लिए, क्योंकि जिस तरीक़ा से आपके कल्चर में लोग सोशल सर्विस करते हैं, लाइक हमने सुना है, आपको आपसे मैं देख रहा हूँ, राइट, लेकिन अभी भी कितने सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं या फिर उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब समझ में आना चाहिए कि ये सोशल सर्विस करना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा एक सवाल है जो मेरे बड़े दिल के करीब है, कि हम इसको थोड़ा सा, शायद मैं ये बोलूँगा कि आज अगर हम ये मानते हैं कि ये एक क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया है, एक क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया है, वो क्रिएटर अल्लाह हो सकता है, भगवान हो सकता है, वाहिगुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उसमें हमने ये देखना है कि स्पिरिचुअली अगर मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इस दुनिया को किसी ने बनाया है, इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, तो बनाने वाला अगर कोई है तो आपको भी उसी ने बनाया है, तो सबको उसी ने बनाया है। तो अगर सबको उसी ने बनाया है तो इसका मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को किसी ने बनाया, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ हाँ जी मैं हूँ, तो मैं कहाँ से हुआ? मेरे को तो किसी ने बनाया है। मेरी जो सांसें चल रही हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो किसी ने दी है मुझे, उस क्रिएटर ने दी है, उस ऑलमाइटी ने दिया है, उस वाहिगुरु ने दिया है, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने। तो आज उसी तरीके से वहाँ से थॉट आता है कि अगर ये इंसान और ये इंसान दोनों ही उस बनाए हुए के अंडर में आते हैं, तो मैं क्यों नहीं, ये अगर दर्द में है, ये अगर किसी समस्या में है, तो उसको किसी तरीके से कोई सेवा कर सकूं, इसके लिए मैं कुछ कर दूं, इसका मैं कुछ कर पाऊं। तो आज सिखिज़म में जो आपने बोला कि हमारे कल्चर में, आज गुरु नानक देव जी ने जब हमारी इस पूरे सिखिज़म की शुरुआत की, तो उनकी शुरुआत में यही था कि सबसे पहले तो मुझे इंसान को ही रब समझना है। अगर मैंने इंसान को रब समझ लिया तो मैं इसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? अगर ये ईश्वर ही इसके अंदर है, आपके अंदर है, तो मैं आपके साथ गलत करूँ तो करूँ कैसे? सब कुछ तेरा तेरा, वो कहते थे सब कुछ तेरा ही तेरा, मतलब सब कुछ तेरा है भैया, मेरा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ बोलने का उनका मतलब था कि सब कुछ तेरा है। अब वर्ड तेरा तेरा यहाँ पर नहीं आ रहा, सब कुछ तेरा है, मतलब ये हवा, ये सोच। तो इसमें अगर मैंने इस एक हाथ से उठा के अगर आपको कुछ दिया है तो ये मेरा तो नहीं है, ये तेरा था, अब मैंने यहाँ दिया है, तो सब कुछ तेरा है। मतलब ये हवा, इस फल, ये भी तेरा है, और ये जो दे रहा हूँ, जिसको दे रहा हूँ, ये भी तो तेरा में ही आ रहा है, ये भी तो उसी कंसेप्ट में आ रहा है। यहाँ मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने उस कंसेप्ट को चालू किया। चालू करके उन्होंने जो हमारे अंदर में एक लंगर प्रथा आई, लंगर प्रथा की शुरुआत हुई। लंगर प्रथा से हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, हम उसमें एक सोच विचारधारा की है कि जब तक आपका अहंकार, आपकी ईगो आपको बनाए रखेगी कि मैं हूँ, तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इस दुनिया की ताकत तोड़ देगी, आप टूट जाओगे। क्योंकि अहंकार में क्या होता है, कई बार हम ऐसे बस देखते हैं, ऐसे ऊपर चलते हैं, हम नीचे देखते ही नहीं हैं, तो हम गिरेंगे। तो उन्होंने जितने भी हमारे 10 गुरुज आए, 10 गुरु आए, काफ़ी बड़ी ये बातें हैं, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि 10 गुरु आए
गुरु नानक देव से गुरु गोबिंद सिंह जी तक। तो इन 10 गुरु ने इस पूरी सिखिज़्म को क्रिएट किया, इस सिखिज़्म को बाइंड किया, एक सिखिज़्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। जो गुरु गोबिंद सिंह जब उनकी डेथ होने वाली थी, डेथ बेड पे थे, उन्होंने कह दिया था कि मेरे बाद कोई फिजिकल गुरु नहीं होगा, मेरे बाद हम जैसे आए 10 गुरु आए, 10 गुरुओं ने अपना अपना एक एक चीज़ बता के चले गए। एक ने बोला भी कीर्तन करना है, एक ने बोला लंगर प्रथा करनी है, एक ने बोला शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, इस तरीके से एक ने बोला भी नहीं इसको लिपिबंद भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा हम जो बोल रहे हैं। एक ने बोला कि नहीं नहीं वो जो संत रविदास हैं, एक संत रविदास हैं या कबीर हैं, वो ये बोल गए हैं, वो कितना अच्छा बोल गए, तो भी इसको भी गुरु ग्रंथ साहिब में लाओ। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है बहुत 10 गुरु की तो बानी उसमें है ही है, बहुत सारे संत महात्माओं की बातें भी उसमें है और उनकी भाषा में है। गुरु नानक देव जी का कहना था, ये भी एक सेवा के अंदर में आती है बात, कि आज लोग बोलते हैं ना कि मेरे को ये भाषा अगर नहीं आती है तो मैं कैसे ये अचीव करूँगा। राइट। अगर आपको वो भाषा नहीं आती है, आपको पहले तो वो थॉट लाना है, पहले तो वो भाव लाना है। भाव लाना है। अरे भाव ला के आप बोलो ना, आप बात करो वो वाला, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, जैसे भी आप उस थॉट को तो लाओ पहले। आप बोल रहे नहीं मुझे वो भाषा नहीं आती है, उस भाषा से आपको क्या, आज मैं समझ लो आज हम कलकत्ते में बैठे हैं, हम बंगाली, यहाँ पर बंगाली ज़्यादा बोली जाती है, तो ज़्यादा अगर बंगाली बोली जाती है तो किसी को अगर बंगाली नहीं आती है तो वो ये बोलेगा कि मुझे हिंदी आती है, तुझे बंगाली आती है, तो हम दोनों कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। अगर भाव है मुझे आपसे कुछ चाहिए और आपको मुझसे क्या चाहिए, या मुझे आपको कुछ देना है आप क्या लेंगे, या कुछ भी एक थॉट, तो वो थॉट के लिए लैंग्वेज बैरियर कैसे बने, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर कैसे बन जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ने जब सिखिज़्म का नींव रखी, उसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में जितनी बानी है वो उन्होंने उस लैंग्वेज, जैसे जिस जिस संत की जो जो दोहे हैं, जो जो कविताएं हैं, उनको उस भाषा में इनकॉर्पोरेट किया है, वो उस भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब में है, सो दैट मुझे भाव चाहिए। वो उन्होंने दिखाना था सबको कि भाव सबसे बड़ा है, आपका इंटेंशन सबसे बड़ा है। आप इसको उच्चारण, अब कई जैसे होते हैं कि भी मेरे को ना ये मंत्र बोलना है, या मुझे ना कुछ एक, मुझे किसी ने दीक्षा दी है, कोई हो सकता है को बोलते भी दीक्षा दी है जी, तो आपको ना ये मंत्र बोलना है, उसको ये मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहा वो सही से, सोचो खाली इस बात को, वो बंदा उच्चारण नहीं कर पा रहा सही से, तो क्या वो अब वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी कोई जगह नहीं है गॉड के पास, क्या मतलब उसका भगवान के साथ अब कोई नाता रिश्ता नहीं हो सकता कि उसके पास ये वो थॉट को ना उच्चारण नहीं कर पा रहा वो, ये क्या मतलब। तो जब हम तो शुरुआत की लैंग्वेज अगर देखी जाए तो संस्कृत थी, तो इसका मतलब जिनको संस्कृत नहीं आती तो वो क्या करें। अब वो संस्कृत में क्या हुआ, लोगों ने संस्कृत नहीं आती तो हम बात नहीं करेंगे जी, नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो आपसे क्या है कि, तो इस तरीके से ये सिखिज़्म में हमारे को सेवा का जो बताया गया कि भी आप सेवा करिए, सेवा के साथ इंसान के करीब आइए, क्योंकि ये भी एक रब का ही रूप है, ये भी एक भगवान का रूप है, और इसकी सेवा करना, इसको अगर हम खाना खिला रहे हैं और अगर हम गुरुद्वारे में बैठ के खाना डाल दे रहे हैं, या जूते साफ़ कर रहे हैं, या हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये एक सारा हमारी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है। लाइक आपने इतनी अच्छी बात बोली कि लाइक ये सेवा का जो भाव है उन्होंने कैसे कैसे डेवलप किए, कि उन्होंने बोला कीर्तन करना चाहिए था, या फिर ऐसे करते करते लाइक अपने लंगर का मतलब जहाँ से भी स्टार्ट हुआ, आज पूरे इंडिया में देखा जाए तो लंगर का एक अच्छा खासा चल रहा है और इससे काफ़ी लोगों का हेल्प हो रहा है। तो अभी आप कितने सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आपका क्या क्या एनजीओ है, और आप कैसे लाइक कहीं ना कहीं तो पैसे तो लगते हैं ना, लाइक हम कितना भी सोशल सर्विस का काम करें, बट आई हैव टू गेट दैट मनी टू इनको सॉल्व करने के लिए, तभी तो हम लंगर में बांट सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करते हो आप? देखो इसमें भी अगेन वही मैं सबको ये बात बताना भी चाहूँगा और सबको को इस बात पे थोड़ा सा अमल भी करना चाहिए।
कि हम पैसे कमाने के लिए सारी शिक्षाएं लेते हैं। हम बड़े से बढ़िया जो बिजनेस स्कूल्स हैं या स्कूल्स हैं या जो एकेडमीज़ हैं, जो हर एक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पैसे कैसे कमाएं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये स्किल्स लाइए और ये पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पैसा आ जाने के बाद पैसा कमा लिया, इस वन पार्ट हो गया और पैसा आ गया। तो जैसे ही पैसा आता है तो फिर सेकेंड सॉर्ट ऑफ बैंक्स हैं जो और प्रोफेशनल्स हैं, वो बोलेंगे आप पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। तो पैसे जमा होने चालू हो जाते हैं। कोई एफडी करता है, कोई स्टॉक मार्केट में लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड्स करता है, कोई अलग अलग तरीके के वो करता है। तो आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, एक पार्ट चला गया, आपने डाल दिया कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ। फिर आपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया कि अच्छा अब मेरे को अर्न करना है। अब आपकी और एक ज़िंदगी आई जिसमें आप बोल रहे हो कि मुझे सेव करना है, उसको जो मैंने कमाया अब मुझे इसको बचा लेना है, इसको मुझे रोक लेना अपने पास। पहले आप जद्दोजहद में थे कि इसको लाना कैसे, इस पैसे को लाना कैसे। सारा दिन सुबह से लेके रात तक इस दुनिया में लड़ाई इस बात की चल रही है कि इस पैसे को लाना कैसे, सुबह से शाम तक इस बात की लड़ाई है। तो लाने की लड़ाई पूरी होने के बाद अब लड़ाई ये है कि मुझे इस पैसे को अपने पास से जाने नहीं देना है, इसको रोकना कैसे। सेकंड लड़ाई ये हो जाती है। पहली लड़ाई जैसे ख़त्म होती है, अब किसी के पास कुछ भी धन मात्रा आ सकती है। हम यहाँ पर कोई फिगर की बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। उसकी शायद वो लाइफ चेंजिंग अमाउंट कमा रहा है, शायद वो नॉर्मल कमा रहा है, जो भी जैसा। ये एक बड़ा रिलेटिव सा टर्म है कि कितने पैसे कमाने चाहिए। किसी के लिए शायद 5 लाख रुपए कम है और किसी के लिए शायद एक 50,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या एक बड़ा रिलेटिव सा टर्म है ये एक बहुत वो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि सवाल आपका थोड़ा सा ये था कि भी सोशल सर्विस रिलेटेड, ये सवाल एक टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है कि मतलब मेरे पास जो आ रहा है उसमें मैं हैप्पी क्यों नहीं हो पा रहा, मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जो आ रहा है वही मेरा खर्चा है, या वो मेरी उस खर्च को भी हम मान सकते हैं कि भी नहीं मैं तो उसको ना सेव ही कर लेता हूँ, या तो मैं उसको ईएमआई दे देता हूँ। तो ईएमआई से भी तो आपको घर ही बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो। तो मुद्दा ये है कि जब मेरा पैसा आ गया, अब मेरे को पैसे जाने नहीं देना है। ये जो लड़ाई है ना, बड़ी डेडली सी लड़ाई है, बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक लड़ाई है ये। सिखिज़्म में भी जितने गुरु नानक देव जी बोल गए कि जब जब आपने उस पैसे को रोकने की कोशिश करोगे ना, जो आपके पास आया है, तो वो आपको करप्ट करेगा, वो आपको अंदर से डिस्टर्ब करेगा। आपकी जितनी हार्ड ड्राइव, सॉफ्ट ड्राइव, जितने भी दिमाग के कंप्यूटराइज ड्राइव्स है ना, उनको वो करप्शन कर देगा। आपके पास अगर पैसा रुका रहा हर वक्त, मैं ये नहीं बोलता कि सेविंग्स नहीं करना है, आपको उस पैसे में से कुछ अंश निकालना है। थोड़ा सा जो बहता पानी है, उस बहते पानी को आप चलने देंगे ना, तो वो बहता पानी आ भी रहा है आपके पास और जा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं से आज हमारे को सबको एक अंश पैसे का निकाल के सेवा भाव में लगाना चाहिए। वो आप अपना परसेंटेज बनाओ। आज तो गुरु नानक देव जी बोल गए कि दसवंध निकालना है, मतलब आपने जो कमाई करनी है उसका 10वां हिस्सा आप साइड करो समाज के लिए। आप समाज के लिए, किसी इंसान के लिए, क्योंकि सब तेरा तेरा है, सब तेरा तेरा है। तो अगर सब तेरा तेरा है तो जो आया वो भी तेरा, तो फिर जो निकाल रहा हूँ वो तो तेरा। लेकिन वो तो फिर भी कह रहे हैं कि 10%, वो ये नहीं कह रहे आप सब दे दो, वो बोल रहे हैं 10% अपना एक निकालो, एक फॉर्मूला बनाओ। पैसे को अगर आप पड़े रहने दोगे तो वो आपको करप्ट करेगा। उसी तरीके से बीइंग अ सिख, बीइंग मैं इस थॉट को सही से समझ के, मेरे को एक दिमाग में था कि भी एक ठीक है, एक 40 साल की उम्र तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, कि 40 के साल तक हर बच्चे को मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हो इतना प्रोडक्टिव तरीके से करो कि 40 साल की उम्र तक आप अपना जो भी आपका ड्रीम है, दैट ड्रीम कैन बी 1 BHK फ्लैट, दैट ड्रीम कैन बी अ पैलेस, वो कुछ भी हो सकता है वो ड्रीम पे फिर लग जाओ, उसके पीछे इतनी शिद्दत से लगो कि वो 40 साल की उम्र तक आपके पास आए।
क्योंकि अगर उसके बाद भी आप पीछे ही लगे पड़े हो तो आपने जीवन भर इस दुनिया में नहीं रहना है। ये एक टेम्पररी घर है हमारा, ये पृथ्वी, ये जो शरीर है ये एक टेम्पररी शरीर है, इसकी ये हमारे को रेंट में मिला है। कब बाड़ी वाला बोलेगा निकल जाओ और इसका तो केस भी नहीं होगा। हम बोलते हैं ना नॉर्मल केस में, अरे वो बाड़ी वाला बोल रहा है छोड़ दो, तो हम तो जी केस कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ कोई केस कुछ नहीं है, यहाँ सीधा ताला लग जाएगा, वन फाइन डे एक दिन ताला लग जाएगा, हाँ जी वो तो नहीं रहे अब, वो नहीं रहे अब। तो उसी तरीके से आपको एक एक स्टेज पकड़नी पड़ेगी कि हाँ भाई ये इस उम्र तक आके मैं यहाँ पर इस फाइनेंशियल काम को ख़त्म करूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, और भाई सोचा था ये यहाँ तक पहुँचो, ठीक है ना, कहीं पहुँचो ना आप, कहीं तो पहुँचो, अब उसको एंजॉय करो, अब उसको एंजॉय करो। वो आपको उसमें जो एंजॉयमेंट दे रहा है उसको तो करो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को ना ये तो मुझे अलाउ कर रहा है पूरे इंडिया घूमने का, मुझे तो वर्ल्ड टूर घूमना था। भैया इंडिया घूम लो, इंडिया घूम लो आप। नहीं नहीं मुझे नहीं इंडिया भी घूमनी, मेरे को तो सिर्फ लोकल प्लेसेस, तो उसको घूम लो। आप क्या 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में जब आपकी हड्डियां काम नहीं करेंगी तब घूमोगे? घूम लो आप उसको। अब आ गया भी आपने थोड़ा सा पैसा अपने पे खर्च किया, अपने परिवार पे किया, अब आप जो को इंसान है, दूसरे इंसान है, दूसरी ये पूरा समाज है जो ईश्वर का ही बनाया हुआ है, उसमें आप देखो भी कहाँ आप कुछ कर सकते हो। उसी तरीके से मेरा एक ऑलवेज रहा है कि मैं किस तरीके से सोशली एक्टिव रहूं, और मैं जितना भी सोशल सर्विस करता हूं मैं पूरा का पूरा अपने पैसों से ही, अपने ही हिस्से से निकाल के करता हूं। मेरे को ये बात ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है कि हमें कई बार जो होता है कि भाई मैंने देखा है कि भाई हाँ जी हमने आज ना 500 आदमी को खाना खिलाना है तो आप भी कुछ दीजिए, आप 50 को खिलाओ, आपके पास जितना आप उतना खिला लो, आप उतना खिला लो। आप क्यों 500, ठीक है 50 कोई और खिला लेगा, कोई और खिला लेगा। मुद्दा ये है कि वो 500 खिलाने के चक्कर में आपने जो टारगेट लिया, कई बार आपके पास वो पैसे ना आए, तो जो 100 को खिलाया जा सकता था, जो 50 को खिलाया जा सकता, वो भी रह गया। तो काम आप जहां से शुरू कर सकते हो, जिस लेवल से शुरू कर सकते हो करो। जरूरी नहीं है कि पैसे के दान से ही सोशल सर्विस हो सकती है। सोशल सर्विस आप किसी स्कूल में फ्री में जाके पढ़ा दो, वो भी एक सोशल सर्विस है। किसी को आप, मैं बोलता हूँ गाइड ही कर दो, वो भी सोशल सर्विस है। आप कुछ भी स्किल है आपके, हर इंसान के अंदर कोई स्किल होता है, वो स्किल आप बोलो कि हाँ जी ये स्किल मैं महीने में 2 घंटे के लिए फ्री में दूंगा, तो ये भी एक सोशल सर्विस ही है। जरूरी नहीं है कि आपको जेब से पैसा निकालने वाला वो सोशल सर्विस माना जाता है, उसको तो सोशल सर्विस कैसे मान लोगे आप, तो ये भी तो सोशल सर्विस ही है। तो आज जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं, फलों के पेड़ लगाते हैं, हमारा थॉट ये रहता है कि जो वेस्ट बंगाल का किसान है वो नॉर्मली क्या करता है कि पैडी फार्मिंग करता है, चावल की खेती करता है। उस चावल की खेती से उसको बहुत जोर, हमने जो देखा फार्मूला में भी कम आगे पीछे कुछ हो सकता है ये फिगर, 1 एकड़ में हमने देखा है कि वो सारे खर्चे बाद बूद दे के 20,000 रुपये कमाता है साल का, जो कि 2,000 भी महीने का नहीं हुआ। जमीन है उसके पास 1 एकड़, कमा हो रहा है 20,000 रुपये साल के, उसमें नियर अबाउट 15-20 हज़ार समझ लो कमाता है। ग्रॉस इनकम उसकी होगी 40,000 रुपये, 20,000 रुपये तो उसका लग गया उसमें, वो उसने कीटनाशक खरीद लिया, फर्टिलाइज़र खरीद लिया, कुछ इधर उधर खरीद के वो खर्चे में चला गया और वो उसके पैसे आए। तो उसमें भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो उसने 20,000 उसको लग रहा है कि ये मेरे हैं पूरे, उसमें भी शायद थोड़े 1-2 हज़ार इधर उधर चले जाते हैं। तो ये वो जब कर रहा होता है वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन को खराबी कर रहा है, क्योंकि बार बार उसको खोद रहा है वो। जब हम चावल की खेती करते हैं तो हम क्या ज़मीन को बार बार खोदते हैं, खोद के फिर हर साल उस ज़मीन में हम पौधा लगाते हैं, पौधा काट लेते हैं, फिर उस पौधे को अपरूट करते हैं, फिर नया पौधा। तो ज़मीन को खोदना पड़ता है हमें। तो ज़मीन को आप जितनी बारी खोदोगे, बार बार उसको आप हल चलाओगे, वो उसकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। पहला तो आपने कहीं ना कहीं मदर अर्थ को, ये जो कुदरत की बनाई हुई पृथ्वी है, उसकी सतह को आप खराब कर रहे हो। फिर वही बात आ गई कि ये है सब कुछ उसका, खराब हम कर रहे हैं।
है तो उस क्रिएटर का, तो हम खराब कर रहे हैं। अच्छा, उसमें वो जो खाद डालता है, वो जो कीटनाशक डालता है, उससे क्या होता है, उसके नीचे के जितने कीड़े मकोड़े केचुए होते हैं, केचुए क्या करते हैं, समझ लो 3 इंच से लेके ना 3 मीटर तक लंबे केचुए होते हैं। ये केचुए नीचे तक ड्रिल करके नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, इसमें से बारिश का पानी नीचे जा सकता है। ये सारा एक नेचर ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि मेरे को बारिश का पानी ज़मीन के नीचे कैसे ले जाना है, उसने केचुए बनाए हुए हैं। वो केचुए मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं और वो एक पूरी पाइप क्रिएट हो जाती है, जगह लाइन क्रिएट हो जाती है। अब आजकल आप देखोगे कि पानी, बारिश आती है, पानी ऐसे बस बह गया, पानी सतह ने खींचा ही नहीं, क्योंकि वो जो बार बार हम खोद रहे हैं ज़मीन को, उस ज़मीन को खोद के हम जो चावल लगा रहे हैं और जो कीटनाशक डाल रहे हैं, तो हम कीटनाशक डाल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े ना आए, तो केचुआ भी तो बेचारा जीवन वाला ही है, तो वो भी भाग जाता है। तो वो भाग जाता है तो पानी नहीं ज़मीन में जाता है, पानी ज़मीन में नहीं जाता है तो फिर हम 4 दिन बाद ये बोलते हैं कि ज़मीन का पानी का स्तर लेवल नीचे चला गया है। लेवल नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि पानी तो ऊपर जा ही नहीं रहा अंदर, हम खाली खींच ही रहे हैं, हम खाली बस पंप से खींच रहे हैं। लेकिन उस जो कुदरत ने अपने पंप्स बनाए हुए हैं कि पानी को नीचे भेजना है, वो तो हमने बंद करवा दिए। तो यहाँ से हमारा काम चालू होता है कि हम किसानों के पास जाते हैं। मैं जैसे हम लोग टोटल पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, अभी जैसे आम के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा वो वीडियो। तो वो मतलब किसान के लिए ही है, और वो किसान के लिए क्या है वो जैसे हम आम की गुठली लोगों को कह रहे हैं कि आप आम खाइए, उसका मज़ा लीजिए, उस गुठली को धो दीजिए, धो के उसको धूप में सुखा दीजिए। आपके पास धूप नहीं है, कमरे के अंदर 4 से 5 दिन में वो सूख जाएगी, पूरा ड्राई कर लीजिए उसको, वो क्रिस्प हो जाएगी। मतलब आम लोग खाएं और उसका गुठली बस निकाल के कहीं ना कहीं सुखा दे, या धूप में, या फिर सुखा के आपके घर में, जिस दिन आपके घर में समझ लीजिए आपने पूरे 1 महीने में 50-100 आम आपके घर में कंज्यूम होने हैं, जितने भी कंज्यूम होने हैं, उस आम की गुठली को आप हमें दे दीजिए। हम उस गुठलियों को क्या करेंगे, हम उसको जर्मिनेट करेंगे, मतलब मिट्टी में डाल के उसको जर्मिनेट करेंगे। आम की गुठली बहुत कम जर्मिनेट करती है, अगर हम 10 गुठलियाँ डालेंगे तो उसमें शायद 2 ही पौधे निकलेंगे, 8 में से पौधा नहीं निकलेगा। तो 2 पौधे निकलेंगे, जो हो सकता है 1 भी निकले, तो 2 या 1 में से हम क्या करेंगे, उस पौधे में हम उसको ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करके इस इलाके के जो बेटर क्वालिटी के जो आम हैं, जो यहाँ होते हैं इस बंगाल अंचल में, जो इस अंचल में होते हैं, वो पेड़ के साथ हम उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, और वो जो सैपलिंग है वो हम अपने किसान भाइयों को दान कर देंगे, डोनेट कर देंगे। उससे उसको 2000 रुपये तक एक पेड़ में कमाई हो सकती है आने वाले दिनों में। अब आप पूछ सकते हैं, जो आपका एक सवाल होना चाहिए था, कि हम ये आम की गुठली से एक साथ ही क्यों कर रहे हैं, कोई और कुछ क्यों नहीं, कोई और भी तो पेड़ हो सकता है, ये मैंगो, ये आम की गुठली के ही पीछे मैं क्यों पड़ा हूँ। एकदम। अब आम का जो पेड़ है अपने आप में बहुत खास है। ये आम, जैसे हम बोलते हैं ना, फल बहुत खास है, एक खास आम को फलों का राजा माना जाता है, तो आम का जो पेड़ है वो भी बड़ा खास है। कैसे खास है कि सबसे पहले तो आम का जो पेड़ है बहुत ऊंचा जाके बड़ा पूरा एकदम चौड़ा बन के उस छाया देगा पहले। दूसरा, बहुत तरीके की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो प्रमोट करता है, मतलब बहुत सारी चिड़िया आके वहाँ पर बैठती है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी अपना घर यहाँ बनाते हैं, और उसके साथ में आपको फल भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम जो सस्टेनेबल की बात करते हैं, हम CO2 O2 की बैलेंस की बात करते हैं, तो आम का पेड़ देने को एकदम तैयार है। हम छाया की बात करते हैं तो देने को तैयार है। ज़मीन को बांधने की बात करते हैं तो आम के पेड़ ने ज़मीन को बांध दी। हम अगर बात करते हैं कि अच्छा ये पेड़ जब फल देना बंद कर देगा तब क्या करेंगे, मे भी आने वाले दिन में काटिए मत, छाया तो है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आपके पास वो है, पत्ते हैं उसके। उसके बाद उस पे ऊपर जो ये चिड़िया बैठती हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। क्रॉस पॉलिनेशन एक टेक्निक है, क्रॉस पॉलिनेशन एक फार्मिंग टेक्निक है। चिड़िया अगर बैठेगी, अगर खेतों के आसपास चिड़िया बैठेंगी तो वो खेतों में क्रॉस पॉलिनेशंस क्रिएट कराएंगी। ये
साइंटिफिक टर्म है कि जितना ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतनी ज़्यादा खेतों में अच्छी फसल होगी। अच्छा। तो ये नॉर्मली एक इतना अच्छा। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी खास बात मैंगो ट्री की कि ये एक तरीके से टेक्निकली एवरग्रीन पेड़ है। इसमें पतझड़ उतना देखा नहीं गया। दूसरे पेड़ों में जैसे एक सावन भादो एक ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है, हाँ। पेड़ पत्ते वो हो जाते हैं। इसके पत्ते इतने झड़ते नहीं हैं, इसमें ये साइकिल नहीं आता है। तो हर वक्त एक वो जो है ना CO2 का बैलेंस, हरियाली हर वक्त आपको देखने को मिलेगी। आम आपको सीजन में मिलेगा लेकिन हरियाली आपको हर वक्त मिलेगी। अब आपका एक और टेक्निकल सवाल, चूंकि आपको नहीं पता इसलिए आप बोझ पूछ नहीं पा रहे, इसमें एक और टेक्निकल सवाल है कि फिर भी इतना आम का पेड़ और ये इतनी जर्मिनेशन कम क्यों? ये 10 में से 2 या 1 क्यों? जितने भी आम के पेड़ हैं नॉर्मली इनको लग जाता है 3 से 4 साल अपने को बड़ा होने में। तो बड़ा होके ये फल देगा। अब आज की जो दुनिया है ना, हमारा किसान भाई भी जो है वो भी क्या है, फास्ट हो गया। वो बोलता है जल्दी क्या हो सकता है, फास्ट क्या हो सकता है, आज लगाऊंगा बस, मतलब यहाँ से कुछ हो और यहाँ से कुछ हो जाए। तो आज कुछ हो जाए, बस कल कर दीजिए, जो करना है कल कर दीजिए। जैसे शहर के बंदे बोलते हैं बस आज जो सिखाया है कल हो जाए, उसी तरीके से वहाँ भी हमारे बोलते हैं बस आज जो लगाओ कल कर दो। अगर हम उनको बोल रहे हैं कि भी पैडी फार्मिंग नहीं करिए, आप फलों की खेती करिए, तो अच्छा भी इसी साल मेरा क्या आएगा वो बताओ। अब आम का पेड़ तो उस साल उसको कुछ आएगा नहीं, वो तो 3-4 साल में होगा। तो अब इस कारण से लास्ट हमने देखा एक डेटा है 25 से 30 साल लास्ट पे आम के पेड़ लोग लगा ही नहीं रहे। 25 से 30 साल मतलब आम के पेड़ क्योंकि देरी से होता है, तो हमको जो क्रॉप चाहिए उसी साल चाहिए, उसी साल में आ जाए इसका फल। मुझे नींबू चाहिए, मुझे अमरूद चाहिए, मुझे कटहल चाहिए, मुझे बेल चाहिए, तो क्या जल्दी जल्दी साइकिल। आम का साइकिल थोड़ा लेट है, उस कारण से उसको लगाना कोई चाह नहीं रहा है। अब कोई लगाना अगर नहीं चाह रहा है तो क्या हो रहा है कि उसकी जो पेड़ है वो ये सारे पेड़ पुराने हैं, उनकी जो जर्मिनेशंस हैं उसी तरीके से वो डिले हो रही हैं, कम हो जा रही है। 10 गुठली में से 1 गुठली, 2 गुठली, वो 2 गुठली ही पौधा दे पा रही है। अच्छा, इसीलिए आपने वो 10 से। तो अब क्या है कि हम जितने ज़्यादा आप पेड़ पुश करते जाएंगे, हमारा जो काम है ग्राम समृद्धि फाउंडेशन जो है, ग्राम समृद्धि फाउंडेशन के अंदर हम जैसे जाते हैं, हम उनको क्या एक फॉर्मूला बनाया हुआ कि 1 एकड़ में आपको हम इतने पपाया ट्रीज दे देंगे, पपाया के गाछ, पपीता का गाछ, इतने पपीता का गाछ से हम आपको सपोर्ट करें, आप इसमें लगाइए, आप इतने नींबू के पेड़ लगाइए, इतने आप मोरिंगा के पेड़ लगाइए। ऐसे गाछ मतलब आपकी फाउंडेशन देगी? हाँ, तो इससे क्या है कि इतने इतने लगा के इसमें से कुछ पोर्शन गाछ जो है उसी साल उसको कमाई आ जाएगी और कुछ पोर्शन अगले साल आ जाएगी। तो उसका जो कमाई 20,000 का है वो लाख रुपए का बन गया उसी साल। कुछ पेड़ों ने उसको लाख रुपए दे दिए उसी साल, पपीते ने दे दिए और समझ लीजिए कुछ कटहल ने दे दिए, इस तरह से कुछ मोरिंगा के वहाँ से कुछ आ गया, तो उसको लाख रुपए आ गया। अब अगले साल जो और साइकिल बढ़ेगा। अब उसकी हम अगर पेरीफेरी में उसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे हम 50-100 पेड़ मैंगो के भी लगा देते हैं, तो वो क्या उसको मालूम है कि मैं ठीक है ये इस साल कुछ नहीं देगा, अगले साल भी कुछ नहीं देगा, कहीं ना कहीं तीसरे चौथे साल उसके पास ये एक साइड से और एक इनकम का जरिया बन गया, उसका एक और इनकम का जरिया बन गया। तो इनकम का जरिया बना, जो मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था कि जैसे वो साइड में पेड़ लगेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन, जो चिड़िया है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो अपना घर बनाएंगे, वो घर बनाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो उसकी जो मेन फसल है वो फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो उसका ओवरऑल एक ग्रोथ होगा, एक जिसको हम बोलते हैं भी हाँ एक ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो उसकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ देखी जाएगी, जो एक एक प्रोसेस है, एक ही दिन में नहीं होगी। हम जैसे जाते हैं गांव में, तो गांव में हम पहले तो 4 दिन की उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग का समझिए, कैसे गोबर को यूज़ करना है, कैसे गौमूत्र को यूज़ करना है। उनको गोबर भूल ही गए, वो गाय को भूल ही चुके हैं। वो बोलते हैं भाई ठीक है, जो गाय दूध देना बंद कर गई अब मेरे किस काम की, जो गाय दूध देना बंद कर गई वो आपकी दूध देने से ज़्यादा काम की है।
वो गाय को अपने पास, हम किसान को जाके बोलते हैं इस गाय को अपने पास रखो, इसका गोबर और गौमूत्र आपके खेत के लिए बहुत बड़ा फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर को यूज करो। वो जो केचुए हैं वो वापस आएंगे, वो जो केचुए वापस आएंगे उस केचुए से पानी मिट्टी ऑब्जर्व करेगी। मिट्टी अगर आपकी पानी ऑब्जर्व करने लग गई तो आपकी मिट्टी अपने आप आस्ते 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 उपजाऊ बन रही है। इसमें आप जो भी उगाओगे, आप अगर समझ लो एक फॉर्मूला, ये तो हम किसानों को भी बता चुके हैं, किसान भी मान चुके हैं कि आपने अगर एक खेती की चावल की 10,000 का कीटनाशक उसमें डाला, फर्टिलाइजर डाला, तो आपको पैसे तो उतने ही मिले। आप 10 साल पहले कितने का कीटनाशक और कितने का फर्टिलाइजर डालते थे? क्या 10,000 का ही? नहीं, हम तो 3,000 का डालते थे। तो वो 7,000 का जो दाम बढ़ गया, आपकी क्या उपज बढ़ी? नहीं जी, उपज तो नहीं बढ़ी हमारी तो जो उपज है वही है। तो आपके खर्चे बढ़ गए लेकिन उपज आपकी नहीं बढ़ी। हम जो टेक्निक दे रहे हैं उसमें हम उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम जो करोगे उससे तुम्हारी उपज बढ़ेगी। तुम्हारे पास आज 20,000 का सामान है बेचने के लिए, कल लाख रुपए का सामान आएगा। ये हम जो कर रहे हैं बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर ग्राम समृद्धि फाउंडेशन में हमारा पूरा बिलीव रहता है कि हम किस तरह से किसान का एक स्किल डेवलपमेंट ओवरऑल करें। उसको 4 दिन की ट्रेनिंग दें, उसको फलों के बारे में समझाएं, उनको ट्रीज के बारे में समझाएं, उनको ये क्रॉस पॉलिनेशन, उनको ये ऑर्गेनिक खेती, गोबर के बारे में, गौमूत्र के बारे में, उसको सारा कुछ एक बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाएं, सो दैट वो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना अवेयर होके खेती को करे। और खेती करके आज अगर 20,000 कमा रहा है तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान वो भी बने। आज अगर मेरा बिलीफ है कि हमारे अगर किसान भाई जो खेतों के एरिया में बैठे हैं, अगर वहाँ अपना 1 लाख 2 लाख रुपए कमाएंगे, उनकी वेल्थ हम वहाँ क्रिएट करवाएंगे अगर, तो क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये जो शहर है, इस शहर में वही किसान जॉब ढूंढने आएगा। जब वो जॉब ढूंढने आएगा उसके पास वो स्किल्स नहीं है इस शहर के लिए, तो जब उसको जॉब नहीं मिलेगा तो किसी तरीके का अगर कोई बाय चांस उसने कोई गलत काम कर दिया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, देखो भैया आया किसान वहाँ गांव से आके, पता नहीं यहाँ लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ उनको किसी तरीके से कोई अवेयर नहीं करा रहा है, कोई उनको स्किल डेवलपमेंट नहीं करा रहा है। इस बात को अगर हम और ऐसे समझें, आज कलकत्ते में या कलकत्ते शहर की बात कर लेते हैं। आज जैसे आप लोग का जैसे ये आपका ही एक स्किल प्रो, मैंने जो आप बोलते हो स्किल प्रो है, और आपकी जो मॉडल एकेडमी है, आप एक तरीके से हैंड होल्डिंग का काम कर रहे हो, लोगों को आप स्किल दे रहे हो, लोगों को आप गाइड कर रहे हो कि कैसे वो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके कुछ आगे करें। तो ये एक सेगमेंट है भाई, मॉडलिंग का सेगमेंट है। और एक उसी तरीके का शायद एक कोई सीए इंस्टीट्यूट होगा, वो सीए का ट्यूशन दे रहा है, कोई नीट का कोई दे रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा है, कोई डॉक्टर का कर रहा है, कोई बैंकिंग के एग्जाम्स का कर रहा है। हर एक का कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग है, हैंड होल्डिंग है। लेकिन उस किसान के पास क्या है? शहर वाले बंदे के पास एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उसको बनाने के लिए, बिजनेस स्कूल से लेके नॉलेज देने के लिए, विजडम के वर्ड्स बोलने के लिए, बड़े बड़े मोटिवेशन देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उस किसान के पास वहाँ पर उसको समझाने के लिए क्या है? वो तो बैठा है बस, हाँ जी बारिश आएगी, नहीं आएगी, आज जी बारिश नहीं आई तो नहीं आई, बस हमारा तो फसल में कीड़ा लग गया तो फसल खराब हो गई, मैं कैसे इस फसल को बचाऊं, क्या करूं? वो बस उसी जद्दोजहद में फंसा हुआ, उस एक साइकिल में फंसा हुआ, उस साइकिल से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है। तो आज मेरा काम, ग्राम समृद्धि फाउंडेशन का काम, कि ये जो हम शहरों में एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, हमारा काम है कि किस तरीके से हम गांव में एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। गांव के एक बंदे के पास जब टेबल पर कुछ सामान होगा ना, समझ लो उसके पास अगर 1,000 किलो पपीता है, तो फिर बात करेगा कि हाँ भाई मेरे पास 1,000 किलो पपीता है, किस भाव में लोगे? उसके पास 4 पपीते हैं, तो क्या किससे दरमलाई कर, किससे क्या वो रेट के बारे में बात करेगा? लेकिन अगर उसके पास कुछ सप्लाई है, उसके पास कोई मटेरियल है, अगर
तो वो फिर डिस्कस करेगा कि मेरे पास ये मटेरियल है, मैं आपको रेगुलरली ये सप्लाई कर सकता हूँ, मैं आपको खीरे दे सकता हूँ, मैं आपको नींबू दे सकता हूँ, मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। तो वो अपने आप वो एंटरप्रेन्योर बनने की एक प्रोसेस में आएगा, एक प्रोसेस में आएगा। तो ये भी एक सेवा है, ये पूरी की पूरी एक टोटल एक उसके अंतर्गत मैं जो आप पूछ रहे थे तो उसके अंदर में आती है।